Good morning, students. Welcome to Sierra International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine at your home. So let's start our work today. Today we will discuss about the types of forces. Last class में हमने पढ़े थे बेटा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. Today we will discuss about the contact forces and non-contact forces and their type. So what is the meaning of contact force? Contact force का बेटा देखो मतलब क्या होता है. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्ट टच आना पड़ रहा है, उसके मतलब उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हमें आना पड़ रहा है या हम उसको टच कर रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट. जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, कैसे? ओनली थ्रू द फिजिकल टचिंग. मतलब जब तक उसको टच ना करे, उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक हम उस फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. मस्कुलर फोर्स मीन्स आपके पास ये पेन रखा है, मैंने इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मीन्स मेरे इससे कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने इसको टच किया, फिजिकल टच हो रहा है. दिस इज द मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अवर मसल्स. ठीक है, किसी भी सामान को उठाने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज द मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स, एज यू नो, द फोर्स ऑलवेज एक्सर्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. इसके भी सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर हम किसी बॉल को किक मारते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ टाइम बाद वो बॉल धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है. इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसका मोशन अपोज कर रहा है, दैट इज द केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके जस्ट अपोजिट, जिसमें हमें किसी भी फिजिकल टच की जरूरत नहीं है. जो फोर्स एक कंसीडरेबल डिस्टेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अ फोर्स which can be exerted by an object on the another object even from a considerable distance, या means without touching other object. is it clear? उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसके एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मींस आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी सर्टेन हाइट से गिरते हो तो कहाँ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है. मींस अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उसमें भी देखो, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं है. हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, एक कंसीडरेबल डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है. क्लियर? दूसरा मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दैट इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन द अनदर मैग्नेट और आयरन, कोबाल्ट और निकल. आपने पास अगर दो मैग्नेट है, हम क्या करते हैं, दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं. अगर हमने उसको थोड़े से भी डिस्टेंस पे रख रखा है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी. हम उनको एक दूसरे के टच तो नहीं करा रहे ना, बिना टच करे एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज द केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अ अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक स्केल है और हम उस स्केल को हेयर पे रब करते हैं. जैसे हमने उसको रब किया, हमने क्या कर दिया, एक तरह से उसको चार्ज कर दिया. अब हम कोई पेपर के पीसीस के पास हम उसको लेकर जाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. क्यों? क्योंकि पेपर एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है और जो हमारा स्केल है वो क्या हो गया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया. तो जो एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो हमेशा किस में रहेगा, मोशन के अंदर रहेगा. या हमारे पास अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में, वो हमेशा किस में रहेगा, मोशन में. भाई अगर हम साइकिल चला रहे हैं, सामने से अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या हमारी साइकिल की स्पीड कम होगी? नहीं होगी. उसकी स्पीड जो वो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं. वो रुक किस वजह से रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. क्लियर? तो यहाँ तक का जो टॉपिक था, वहाँ पर हमारा फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होता है. फोर्स की यूनिट मैंने आपको बताई है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एंड टुडे नाउ इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. मैंने आपको पहले ही बताया था
ये सिर्फ इस क्लास तक सीमित नहीं है बेटा, आगे भी हमारी लाइफ के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है। कभी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने 3 लॉ दिए थे बेटा, जिनको क्या बोलते हैं हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हमें देखो इसमें पढ़ना क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप न्यूटन्स के लॉ स्टडी करने हैं और उनकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब किस जगह पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ हो रहा है न्यूटन्स लॉ का। तो हम स्टार्ट करते बेटा इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं आपको इसका हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में। कब तक रहेगा? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन इट विल बी इन रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दे तब तक वो किस में रहेगा बेटा? मोशन के अंदर रहेगा। दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसकी एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होती है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इनर्शिया की स्पेलिंग के अंदर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो इनर्शिया की स्पेलिंग को गलत लिखते हैं, INERTIA। क्लियर? कभी भी ऐसे मत लिख देना INTRIA। Clear? So inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or in uniform motion. देखो अभी मैंने आपसे इससे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बताया, मैं उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो किस में रहेगा? मोशन में। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। सपोज करो मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया, अब ये पेन जिंदगी भर यहीं रखा रहेगा अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो एयर अप्लाई करेगी, एयर के फ्लो से ही वो मूव करेगा, तो एयर एक तरह से क्या अप्लाई कर रही है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। दैट इज द केस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसी अगर कोई हमने फुटबॉल को किक मारी, तो हमने फुटबॉल को किक मारी, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, अगर एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो फुटबॉल जो हमेशा किस में रहेगी बेटा? मोशन में। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कंटिन्यूसली रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बॉल एंड एट लास्ट द बॉल कम्स टू रेस्ट। क्लियर? तो अब हम उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। This property is known as inertia. It is the property of a body due to which it resists a change in its state of rest or in uniform motion. मतलब कि ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी पोजीशन को चेंज होने से रजिस्ट करती है, रोकती है। मतलब अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। सिर्फ किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। क्लियर? अब ऐसा क्या है जो इनर्शिया को मेजर कर रहा है? मीन्स मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। मतलब क्या है इसका कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। तो मास ही बताता है कि कितना इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये पेन बिल्कुल हल्का सा है, मतलब इसका मास क्या है? कम है, तो मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगा के इसको हटा सकता हूँ, मतलब इसका इनर्शिया इसको ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर रहा है। एक मैं यहाँ पर बहुत बड़ा स्टोन रख दूँ, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो भी वो नहीं हिल पा रहा। क्यों नहीं हिल पा रहा? क्योंकि उसकी इनर्शिया उसको रजिस्ट कर रही है उसकी पोजिशन चेंज होने से। क्लियर? अब वो इनर्शिया किसकी वजह से हो रही है? उसके मास की वजह से, क्योंकि उसका मास क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा। क्लियर? सो mass is the measure of the inertia of a body, means inertia of a body depends on its mass. क्लियर? ये क्वेश्चन भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। सो ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा किसी बॉडी में उतना ही ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा? हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई अगर कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट है तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाते के साथ ही उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो।
अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। एक तो हम आपसे कहते हैं कि बेटा आपकी नोटबुक को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ रख दो, मीन्स आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। और एक हम क्या है बेटा, इस नोटबुक की जगह पर जिस बेंच पे आप बैठे हो या जिस चेयर पे आप बैठे हो उसको डिस्प्लेस कर दो अपनी पोजीशन से, तो आपको फोर्स उसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा नोटबुक में, चेयर पे या बेंच पे, क्योंकि उनका मास क्या है, ज्यादा है, और नोटबुक का मास क्या है उसके कंपैरिजन में कम है। सो हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। इनर्शिया सीधी सी बात है बेटा, मास पे डिपेंड करेगा। जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसमें आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं बेटा। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को हम कल एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर। सो इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए इस टॉपिक के बेस पर, आपको क्वेश्चंस सोल्व करने, इनके आंसर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने। क्लियर। इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.